हेलो मेरे प्यारे पढ़ंतु। आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो लास्ट क्लासेस का ही आगे का भाग है। 2 क्लासेस ऑलरेडी लाइट पे हो चुकी हैं, ये तीसरा क्लास है और कोशिश करेंगे आज इस लाइट सेक्शन को क्या करने का, कंप्लीट करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हम किस पे लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। चलिए, अभी तक क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे थे हम कि यहाँ पर लाइट तो आ रही थी लेकिन यहाँ पर जाकर आगे नहीं बढ़ रही थी, कारण कि रास्ता को हम इसको क्या कर दिए थे, रोक दिए थे। लेकिन अभी क्या होगी कि इस रास्ता को हमको क्या करना है, खोल देना और लाइट को फ्री होने देना है कि लाइट जिस डायरेक्शन में जाना चाहे अपना जा सकती है। और अब रोल आ जाएगा किसका, मीडियम का। पहले एक ही मीडियम में थे, अब मीडियम बदल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला कंडीशन। तो मान लीजिए कि ये सतह है, अब इस सतह को क्या किए, खोल दिए। अब ये सतह खुल गया, यानी इसको क्या कहेंगे हम, ये सतह है, ये सरफेस है। ये सतह क्या होता है, ये 2 माध्यम को बांटने वाली रेखा होती है, द लाइन विच डिवाइड्स बोथ द मीडियम। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया माध्यम 1, यानी कि ये मीडियम 1 हुआ, और ये हो गया माध्यम 2 या मीडियम 2 हो गया। अब लाइट आई, किस पे टकराई, सरफेस पे। टकराने के बाद, लाइट टकराने के बाद ये सीधे निकल गई। ये सीधे कब निकलेगी, जब मीडियम 1, ये कंडीशन क्या है, जब मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक, मीडियम 1 और मीडियम 2 क्या है, जब सेम है तो इसको बांटने वाली बात ही नहीं होती। तो हमको सेम से नहीं लेना देना है, माध्यम को भी डिफाइन करना है। तो माध्यम जनरली जो मीडियम होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर, यानी कि विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसका घनत्व कम हो, घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या हो, कम हो, और सघन माध्यम हो जिसमें घनत्व क्या हो, अधिक हो, डेंसिटी अधिक हो। दोनों में कैसे समझेंगे डेंसिटी अधिक है, तो इन दोनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्लोज्ड पैक। क्लोज्ड पैक का मतलब होता है कि जो अणुओं के मध्य में जो क्रिस्टल्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्डिंग के बीच में जो एरिया है, यानी फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं अणुओं के बीच में, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स अगर अधिक है यानी कि वो क्या है, सघन माध्यम है। और उसके बाद जिसमें कम है वो क्या है, जैसे सॉलिड को डिफाइन करते हैं उसकी डेंसिटी अधिक होती है, अपवाद को छोड़ के। कुछ सॉलिड होते हैं जो जिनकी डेंसिटी कम भी होती है, लेकिन जनरली जिनका क्लोज्ड पैक होगा उन सारे का डेंसिटी क्या होती है, लगभग अधिक होती है। और रेयरर का क्या होती है, कम। जैसे सोडियम सॉलिड है लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर तैरता है, तो अपवाद को भी हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ हम केवल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया होगा कि डेंसर और रेयरर क्या होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो माध्यम 1 है ये रेयरर मीडियम है और माध्यम 2 क्या है, ये डेंसर मीडियम है, यानी कि यह विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अब ये दोनों कंडीशन में क्या देखना है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती। अब एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि आपको दौड़ने बोला गया, दौड़ते दौड़ते, जैसे समुद्र में आप घूमने गए होंगे कुछ लोग, तो दौड़ते दौड़ते आदमी समुद्र में नहाने के लिए दौड़ता है। जैसे समुद्र के बीच में पहुंचता है आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, तो आप बोलोगे क्योंकि हम पानी में आ गए और पानी का घनत्व वायु से अधिक होता है। इसी कारण से, यानी कि वहाँ पर पानी का घनत्व वायु के सापेक्ष, यानी कि पानी का क्या, डेंसिटी वायु के एयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एयर के रेस्पेक्ट क्या होगा, अधिक होने के कारण आपकी स्पीड क्या हो जाती, कम। सेम लाइट के साथ भी होता है, लाइट को भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना रहता है, और ये जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इसका मतलब है कि उस पर डेंसिटी का इफेक्ट होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था पहला क्लास में। आपको इस क्लास के पहले के वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पे।
तो ये यहाँ तक था। अब देखते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है, यानी कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी स्पीड कम होगी तो देखो ये जहाँ पर टकराता है वहीं पर हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो ये क्या है, अभिलंब। अब जब क्या हो रही है, जब रेयरर से कहाँ आ रहा है, डेंसर मीडियम में आ रहा है, यानी कि डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आई, और यहाँ नॉर्मल के साथ जो बनाता है उसको क्या है, आर। तो यहाँ पर जो एंगल आई है इसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, या फिर इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आर क्या है, अपवर्तन कोण, या फिर कहेंगे इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए जो एंगल आई है वो ग्रेटर है एंगल आर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा इसको। एंगल आई क्या है, अधिक है किसके, एंगल आर के। तो यहाँ तक कंडीशन आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो डेफिनेशन ये बनता है कि प्रकाश किरण जब रेयरर यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो ये अभिलंब के तरफ झुकता है। कारण क्या है, प्रकाश की गति कम हो जाती है, किसके कारण, घनत्व के कारण, डेंसिटी के कारण, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो। तो ये वाला सेक्शन मैं मिटाता हूं, 2 मीडियम वाला, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरा केस हो गया। अब यहां पर हम आते हैं दूसरा केस में। अब इसको पलट दीजिए, यानी कि सतह ये हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। अभी तक डायरेक्शन कैसा था, इस तरह से था। अभी भी मीडियम में यही मानो, यही सघन माध्यम है, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। और ये क्या है, विरल माध्यम। कोई उल्टा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यानी कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर, बस डायरेक्शन क्या हो गया, लाइट। अब देखिए लाइट अगर इधर जाती है तो जिसके साथ आती है वो क्या है, एंगल आई है। अब ये कैसा मीडियम है, तो ये मान लीजिए कि ये डेंसर, ये कैसा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जैसे पानी में थे, दौड़ रहे थे, स्पीड कम, जैसे पानी के पीछे आ गए, पानी के बाहर निकले, वैसे ही स्पीड क्या हो गई। आपको जैसे कोई पानी में दौड़ा रहा है तो आपकी स्पीड कम है, जैसे ही पानी के बाहर निकले वैसे ही आपकी गति क्या होगी, बहुत तेज हो जाएगी, वेलोसिटी। वही कहानी है, यानी कि अब क्या होगा, जिसको ये मुड़ रहा था जो यहाँ पर, ये अब दूर भागेगा। ये अब क्या हो गया, दूर भागेगा। ये एंगल क्या हो गया, आर। यानी कि जब सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम, कहाँ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो स्पीड बढ़ने के कारण ये अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और ये जब ये कंडीशन आता है, उस कंडीशन में क्या निकला, एंगल आई छोटा हो जाएगा एंगल आर से। आपतन कोण छोटा हो जाएगा किससे, अपवर्तन कोण से। दोनों कंडीशन याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था उसको समझते हैं अभी, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि पानी के अंदर आप अगर एक सिक्का को डालते हैं, डाल के देखिएगा, पानी के अंदर क्या किए, एक सिक्का को डाल दिए तो सिक्का की जो ऊंचाई है ऊपर दिखती है, ऑफ कोर्स दिखती होगी, सबको दिखती है, कॉमन है। यानी कि कोई भी चीज आप कहाँ से देख रहे हो, वायु से देख रहे हो, आप हवा में हो, पानी क्या है, सघन माध्यम, यानी वायु से कहाँ जा रहे हो आप, सघन माध्यम, तो हाइट क्या हो गई, कम हो गई। उल्टा कर दो तो, अगर पानी के अंदर से आप देखोगे और कोई चिड़िया दिख रही है बाहर में, तो आपको हाइट कम दिखेगा कि ज़्यादा दिखेगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पिछले बार का फॉरेस्ट का ही क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ है, वायु में रखा हुआ है, लेकिन उसको कहाँ से देखा जा रहा है, डेंसर मीडियम से देखा जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, फार होगा या नियर होगा, या फिर वो दिखेगा ही नहीं, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा, क्लियर है। इसका बिल्कुल उदाहरण कैसे याद रखना, अपने आप को याद करना कि पानी में चीजें कुछ डालते हैं तो वो ऊपर दिखता है, जैसे पानी में एक स्टिक डालते थे,
लकड़ी, तो लकड़ी लगती है कि तैरती हुई दिखती है, उसी तरह से काम करना है। तो याद रखिएगा उस कंडीशन को कि पानी, अगर वायु से पानी के अंदर देखते हैं तो हाइट कम दिखेगा, और पानी से वायु के तरफ देखेंगे तो हाइट क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेंसर से कहाँ देख रहे हो, रेयरर के तरफ, ठीक है, यही क्वेश्चन आया था, डेंसर से कहाँ देख रहे हो, रेयरर के तरफ। आपका आँख कहाँ है, डेंसर के तरफ, कहाँ है, डेंसर के तरफ। तो यहाँ पर जो हाइट होगा वो फार होगा, दूर होगा, बढ़ेगा। अगर आप कहाँ से देख रहे हो, आपकी आँख कहाँ है, आपकी आँख रेयरर के तरफ है, यानी कि विरल माध्यम के तरफ है, तो और डेंसर के तरफ जा रहा है, तो वो कहाँ दिखेगा, नियर, यानी कि पास दिखेगा। ठीक है, अब पूछेगा हाइट किस में ज़्यादा दिखेगा, तो क्लियर है फार में हाइट ज़्यादा और नियर में। तो एक मछली मान लीजिए ज़मीन के अंदर से देख रही है चिड़िया को, तो चिड़िया लंबा दूर दिखेगा कि पास दिखेगा, सोच लिए, आप समझ गए होंगे, दूर दिखेगा। अगर चिड़िया मछली को देखेगा तो मछली कहाँ दिखेगी, उसको पास दिखेगी, कहाँ से, नदी से, तालाब के या नदी से अंदर से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक टॉपिक क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका थर्ड स्टेज पे मैं आता हूँ। तो ये 2 डायग्राम हो चुका है, हम तीसरे डायग्राम पे आ रहे हैं। चलिए, 2 डायग्राम मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप उसको फिर उससे मैच कीजिएगा। तो पहला डायग्राम क्या था, पहला डायग्राम मान लीजिए ये क्या है, रेयरर, और ये क्या है, डेंसर। पहला डायग्राम ये था कि लाइट यहाँ से आई, डेंसर में मुड़ गई, आई आर। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, लाइट का डायरेक्शन किधर है, इधर। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ जी, डेंसर से ये रेयरर जा रहा है, लाइट इधर जाके क्या हुई, दूर भाग, लाइट इधर जाके क्या हो गई, दूर भाग गई। ठीक है, ये क्या हो गया, आर, ये क्या हो गया, आई। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पर आई छोटा है किससे, आर से, यहाँ पर आई क्या है, बड़ा है किससे, आर से। थर्ड कंडीशन को समझो तो ध्यान से थोड़ा सा, ध्यान से समझिएगा तो थोड़ा सा एकदम क्लियर होके सुनिए। जीवन भर का कंसेप्ट है, एक बार पढ़ लो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं फंसेगा नहीं, एकदम आराम से बन जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। ये डेंसर है, ये रेयरर है। अब देखो तो थोड़ा सा कि इधर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, इधर से लाइट जा रही, इधर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। इसका मतलब पहले ऐसे हुआ। अब अगर हम इसको और बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू को बढ़ाएं, यानी कि आई की अगर वैल्यू को हम क्या किए, बढ़ाएं, ठीक है, आई की वैल्यू को बढ़ाएं तो ये और घूमेगा, और ज़्यादा आई को बढ़ाएं तो ये और घूमेगा। इसी तरह आई को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय बाद क्या होगा कि ये लाइट कहाँ आ जाएगी, ये लाइट यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, आ रही है कि नहीं, कब, ये जब कंडीशन देखो यहाँ पर, ये जब लाइट यहाँ आया तो ये इसी पर आ गया। क्यों कि आई की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आई का वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आर भी बढ़ेगा, और एक समय बाद आई की कुछ वैल्यू पर आर का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन ये कंडीशन कब हुआ जी, कि हम जब जा रहे हैं डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहे हैं, रेयरर मीडियम में, तभी हो रहा है ना। बाकी रेयरर में तो पास आ रहा है तो वहाँ तो होगा नहीं, डेंसर से रेयरर जाएंगे तभी वो दूर भागता है। ठीक है, तो ये कंडीशन में आपको एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि डेंसर से जब रेयरर जा रहे हैं तो एक समय बाद आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब आर का मान, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, जब आर का मान, द वैल्यू ऑफ आर, व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 90 डिग्री, देन द एंगल आई इज नोन एज, समझ में आया क्या बोला, जब आर का मान 90 डिग्री हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई को बढ़ाने के कारण। तो एक ऐसा आई का वैल्यू जिस समय आर का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री, उस आई के वैल्यू को, उस आई के वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ आई व्हेन आर इज 90 डिग्री, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे इसे, क्रांतिक कोण। क्या है क्रिटिकल एंगल, द एंगल of incidence when the angle of refraction is 90 डिग्री। ठीक है, जब प्रकाश
अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस समय जो आपतन कोण का मान है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। वह समय जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, उस समय जो आपतन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। और इसे हम मान लीजिए डिनोट करते हैं IC से। किससे डिनोट करते हैं, IC से। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फोर्थ वन। ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फोर्थ वन क्या, अब मान लो कि I की वैल्यू को और बढ़ाते हैं, I की मान को और जैसे बढ़ा रहे थे तो 90 हुआ, तो नेक्स्ट कंडीशन में I की मान को अगर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे I की मान को हम यहाँ पर बढ़ाएं तो जब I की मान, अब इधर तो जाएगा नहीं, जैसे बढ़ेगा अब तो इसका चांस और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो लाइट I की वैल्यू आ गई, ये I है, तो ये लाइट वापस उसी मीडियम में क्या होगा, लौट जाएगा। ये कब हुआ, जब एंगल I की वैल्यू एंगल IC क्या है, क्रांतिक कोण से क्या होगी, अधिक होगी। उस समय जो I का वैल्यू होगा, अब वहां पर वो क्या बिहेव करने लगेगा, परावर्तन के जैसा। कैसा बिहेव करने लगेगा, इट बिहेव्स लाइक अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, अपवर्तन ही हो रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। लेकिन व्हेन द वैल्यू ऑफ I is greater than critical angle, then the light reflect back to its old medium या starting medium. This phenomenon of light is known as total internal reflection. इसे ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है, लेकिन ये बिहेव कैसा कर रहा है, परावर्तन जैसा। क्लियर है जी। 3 कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये नॉर्मल है, समझ में आया। तो अब पिछले साल का क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट 2016 का क्वेश्चन इस टाइप का डायग्राम आया था। ठीक है, बोला था कि एक सेमी सर्कुलर ग्लास रखा गया है, सेमी सर्कुलर ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास, अब ग्लास है इसका मतलब वो एक मीडियम बना ना, ग्लास रखा गया है और लाइट ट्रेवल करी, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल एंगल को। तो एक ऑप्शन इस टाइप का था, एक ऑप्शन इस टाइप का था, एक ऑप्शन इस टाइप का था, इसी टाइप का कुछ ऑप्शन था। अब देखो क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ये लाइट आई यहाँ गई। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये है कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर जाना होगा, यानी कि सघन माध्यम से कहाँ जाना होगा। ये तो कंडीशन देख रहे थे ना, डेंसर से कहाँ जा रहा था, रेयर, यानी कि इधर ही जाना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन तो क्लियर है कि ये ग्लास वाला मीडियम क्या है, डेंसर 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 रेयर। ठीक है, अब डेंसर से रेयरर आना, यानी डेंसर से रेयरर आने टाइम वह आई का मान जब आर का क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेंसर से रेयरर आ रहा है, ये पहला ऑप्शन हुआ। इसमें तो रेयरर से डेंसर आ रहा है, कैंसिल। यहाँ भी रेयरर से डेंसर जा रहा है, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन और क्या ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट क्या हो रही है, डेंसर से आ रही है और इतना वैल्यू हुई, जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वापस किस पर आ जाएगी, एक्सिस पर ही आ जाएगी। ये वाला कंडीशन समझ में आ रहा है, डेंसर से रेयरर, यानी कि ये आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ये एयर के एयर है, तो लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है, एयर के तरफ आ रहा है ना, डेंसर से कहाँ जा रहा है, एयर के तरफ। तो ये भी कंडीशन पहला तो सही हो गया, आंख बंद करके बाकी दोनों को कैंसिल कर दिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आएगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब आई का मान ऐसा कोई वैल्यू जब आर कितना हो जाए 90 डिग्री। तो देखो ये वाला कंडीशन है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट इधर जा रही है तो आर कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये कंडीशन को ही देखते हुए ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन की बात करेंगे तो पहला एप्लीकेशन होता है
मृग तृष्णा, मिराज। दूसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशी तंतु। और इंद्रधनुष में भी काम करता है, लेकिन केवल उसी के कारण नहीं होता, इसलिए उसको हम केवल आइसोलेट नहीं कर सकते कि इसी कारण होता है। इंद्रधनुष में 3 चीज़ें होती हैं, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और एक क्या होता है साथ में, डिस्पर्जन जिसको बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण भी होता है। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं एक तरह से, लेकिन मेन जो कारण जिसके कारण ये होता है वो क्या है, मृग तृष्णा और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है जी? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? लाइट में। क्योंकि लाइट क्या होता है, सबसे तेज जाता है तो सिग्नल जल्दी पहुंचेगी, और इसमें लॉसेस कम होते हैं, इंफॉर्मेशन लॉस कम होता है। इस कारण से ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज़ होता है? रेडियो वेव में। ये जो हम लोग फ़ोन वगैरह में बात करते हैं, इंटरनेट वगैरह में, तो OFC आप देखे होंगे, रोड के किनारे एक डब्बा टाइप का, गुंबद टाइप का लगा रहता है, इसमें OFC लिखा रहता है, आइडिया OFC, BSNL OFC। वो क्या है? BSNL ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, फाइबर नेट। ठीक है, भारत नेट करके एक योजना भी आई है, इसके लिए मैं अपने चैनल पे बनाया था एक वीडियो। भारत नेट एक योजना है जो गाँव को कनेक्ट किया जा रहा है, किससे? ऑप्टिकल फाइबर से। तो वो उसकी बात की बात है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसको नोट कीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। ठीक है, ये एक अनुपात होता है माध्यमों के मध्य होने वाली घटनाओं के। ठीक है, जैसे एक माध्यम है, जैसे हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है कि माध्यम में होने वाली घटना। किस माध्यम में? तो मान लो माध्यम 2 में होने वाली घटना, माध्यम 1 में होने वाली घटना। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड समझिए, जैसे मान लीजिए 2 मीडियम है, ये I वाला मीडियम हो गया, ये R वाला मीडियम हो गया। तो लाइट कहाँ से जा रही है? यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, I से कहाँ जा रही है? R में जा रही है। इसका मतलब है अगर हम R का निकाले चाहे I का निकाले, दोनों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपवर्तनांक 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है निक्षेप और एक होता है सापेक्ष। यानी कि एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। अगर किसी भी को माध्यम को वायु के रिस्पेक्ट में लिया जाए, इन रेस्पेक्ट विथ एयर, देन इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर वो किसी अन्य माध्यम के, जैसे वाटर, सॉयल, ठीक है, किसी और सॉलिड डायमंड, या फिर किसी के भी लिख सकते हैं डायमंड, किसी के सापेक्ष अगर देखते हैं, तो अन्य के वायु के अलावा किसी के सापेक्ष देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव। तो किसको लिखते कैसे? जैसे म्यू अगर 1 2 लिखें तो म्यू 1 का मतलब होता है ऊपर चला जाएगा, यानी कि माध्यम 1 में होने वाली घटना, और 2 क्या हो जाएगा? माध्यम 2 में होने वाली घटना। ठीक है, माध्यम तो यहाँ हो जाएगा N1/N2। ठीक है, और इसको दिया था स्नेल्स ने। किसने दिया था? स्नेल्स ने। और स्नेल्स ने कहा था μ12 इक्वल टू क्या होता है? साइन I कहाँ होगा? इंसिडेंस एंगल बाई साइन R। ये स्नेल का नियम था, और इसको लिख दिया जाए N2/N1 साइन I/साइन R। तो ये कहानी रही किसकी? अपवर्तनांक की। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसको देखेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। इसका असली
मकसद इससे न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा कि कैसे इसको करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो वायु की में देखेंगे तो प्रकाश की गति ले लेंगे वायु में, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, अ बर्ड इज फ्लाइंग 12 मीटर above the surface of a pond. A bird is flying, क्वेश्चन है, a bird is flying 12 meter above surface of pond. A fish 1 meter inside the pond view the bird. What will be the apparent height? एक चिड़िया जो 12 मीटर ऊंचाई पर है सतह से, जैसे तालाब हो गया, नदी के या पौंड, ये उसके सतह से 12 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये ओरिजिनल हाइट है उसका, ठीक है। और जो मछली है वो 1 मीटर नीचे बैठी हुई है। कितने मीटर? 1 मीटर नीचे बैठी हुई है, यानी कि पानी से 1 मीटर नीचे में, वो भी ओरिजिनल हाइट है। तो बोल रहा है कि मछली को जब देखेगी किसको, चिड़िया को, तो मछली के देखने के अनुसार से उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया पौंड, यहाँ पर मछली है, ठीक है, यहाँ पर मछली है। ये मछली कहाँ देख रही है? ये ऊपर देख रही है। किसको देख रही है? यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड उड़ते जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना दिया है? 12 मीटर। और मछली जो है वो 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पूछ रहा है कि मछली को ये कितने दूरी पर दिखेगी। तो मैं शुरू में ही बताया कि पानी के अंदर से देखेंगे तो हाइट क्या होगी? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा दिखेगी। पानी से अंदर देखेंगे तो कम। तो किसका पूछ रहा है? मछली का। तो ऑफकोर्स 12 मीटर से ज़्यादा होगा। पहला आंसर तो हो गया। 12 मीटर से कम वालों सबको, या 12 मीटर सबको हटा दो। ऑप्शन गया, बचा जो उसको देखना है। तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक कितना है? अब किसका अपवर्तनांक देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बात करा होगा? तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जैसे म्यू डब्ल्यू ए दिया हुआ है। ए क्या हो गया? पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दिया है? 4/3। चलिए, तो ये दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला याद रखिए कि हमको कहाँ से देखना है? पानी से देखना है, जाना वायु में, यानी वायु का अपवर्तनांक पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से ये बनेगा। तो म्यू ए डब्ल्यू क्या हो जाता है कि 1/म्यू ए डब्ल्यू, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा, तो ये कितना हो गया? 3/4। अब 3/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रियल हाइट डिवाइडेड बाई एपरेंट हाइट, ठीक है। तो 3/4 इज इक्वल्स टू हो गया, रियल हाइट कितना है? 12, और एपरेंट हाइट मान लीजिए x है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? तो 12 × 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हाइट कहाँ से हुई? 16 सेंटीमीटर हाइट कहाँ से हुई? ये पॉन्ड से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक की, ठीक है। इसको दिख रहा है, लेकिन 1 मीटर और बच गया जहाँ से मछली है। तो टोटल कितना हो गया? 16 + 1 यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट इसी के उपयोग पे। इसका उपयोग क्या है उसको समझते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन का उपयोग था कौन सा? लेंस, मिरर था। इसका क्या है? लेंस। लेंस होता है 2 प्रकार का। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? रिफ्रैक्शन, यानी कि ये अपवर्तन के सिद्धांत पर, माध्यम खुला रहेगा। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और एक होता है अवतल, यानी कि कॉन्वेक्स
और ये क्या हो गया, कनकेव। अब देखो यहाँ पर ये 2 सर्कल हो गए, मान लो यहाँ पर भी 2 सर्कल हो गए, ठीक है। 2 सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर वो काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो और ये पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो ये 2 पार्ट यहाँ, एक पार्ट निकला और एक पार्ट यहाँ निकला। अब इस वाले कर्व का ये कैसा दिख रहा है, कनकेव टाइप का। इस तरह से देखो, ये क्या है, चम्मच के पीछे टाइप, इधर से देखो तो चम्मच के इधर के टाइप। इसका मतलब है कि 2 अवतल दर्पण को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, कह सकते हैं। अब इसका सेंटर एक इधर होगा, इसका सेंटर एक इधर होगा। अब 2 सेंटर हो गए, इसलिए इसके 2 केंद्रक होते हैं। इसके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2। अब 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, उनको जोड़ दो तो इनके बीच में 2 फोकस भी होंगे, ठीक है। इसके बीच में क्या होंगे, 2 फोकस भी होंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच की क्या हो गई, फोकस हो गई। सेम कंडीशन यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में एक लाइन हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गया, और इन दोनों के बीच में भी क्या हो गया, एक एंगल बन गया। तो उल्टा जुड़ा, तो 2 उत्तल जोड़ेंगे तो एक अवतल बनेगा, 2 उत्तल जोड़ेंगे तो एक अवतल, यानी कि 2 कन्वेक्स मिलकर एक कॉन्केव और 2 कनकेव मिलकर एक कन्वेक्स का निर्माण करते हैं। इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं कन्वेक्स के बारे में कि इसका इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए इसको नोट करिए, यहीं से चालू करते हैं आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस, ये इसका अक्ष हो गया, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अब इस सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकी केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन नहीं होता है, कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है। यानी कि इससे जो लाइट हो जाएगी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो सीधे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 मिल गया हमारा, क्या कि सेंटर से अगर लाइट जाती है तो वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर सेंटर से कोई लाइट जाती है तो वो सीधा निकल जाएगी, उसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। अब इसके लिए एक यहाँ पर F1 हो गया और यहाँ पर एक क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो C1 है उसका नाम बदल के यहाँ सेकेंडरी फोकस हो जाता है 2F2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1। अब सारे डिस्टेंस क्या हैं, बराबर रहेंगे। सारे डिस्टेंस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। किसके बराबर, फोकस दूरी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण समानांतर आती है, पैरेलल आती है, तो वहाँ पर भी देखे थे हम लोग, जब प्रकाश किरण पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती है किससे, वो गुजरेगी फोकस से। तो दूसरा रूल ये है कि समानांतर रेखा मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। समानांतर रेखा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। रूल नंबर 3 उल्टा कर दो, रेखा जब फोकस से होकर गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी, समानांतर। यानी कि अगर लाइट फोकस से होकर ही गुजरती है तो वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यही 3 रूल है, यही 3 रूल से इमेज फॉर्म हो जाते हैं। पहला क्या है, जो सी से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। दूसरा क्या है, सेंटर मतलब ओ से जो जाएगा, सॉरी ये सी हो गया, ओ से जो जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। दूसरा क्या है, जो फोकस से समानांतर आएगा वो फोकस से गुजर के असमानांतर हो जाएगा। असमानांतर जो आएगा यानी नॉन पैरेलल, फोकस से अगर गुजरता है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
ये जो लाइन दिख रहा है वो मिरर को दर्शा रहा है। और इसी तरह यही रूल के हिसाब से क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। अब ये मुड़ क्यों रहा है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है किसके कंपैरिजन में, एयर के रिप्रेजेंट में। चलिए अब इसका सीधे रूल लिखते हैं, आपको बनाना तो है नहीं इसलिए इमेज देख लेते हैं। तो जो वहाँ पर किसके साथ हो रहा था, जो वहाँ पर कनकेव मिरर के साथ हो रहा था, यहाँ किसके साथ होगा, कन्वेक्स का। तो केवल रूल लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा, यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा वो क्लोज जाते तक, मिरर के क्लोज जाते तक क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब जैसे यहाँ पर रखे, वहाँ पर C पर रखते थे तो इमेज वहीं बनता था। तो जब हम 2F2 पर रखेंगे तो इमेज 2F1 पर बनेगा और दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि लेंस का वो पोजीशन जहाँ पर इमेज और दोनों का साइज बराबर हो, सेम पोजीशन हो, तो वो कहाँ पर होगा, 2F1 सेकेंडरी फोकस पर। थर्ड की बात करें कि यहाँ पर जब भी फॉर्मेशन होगा इमेज का, कहाँ के नीचे, F2 और O के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इमेज होगा आभासी। क्या होगा, आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी कि जैसे जैसे लेंस के पास आएंगे साइज क्या होगी, इमेज की बड़ी होगी। ठीक है, और कहाँ पर सीधा दिखेगा, जब फोकस के अंदर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर फोकस के अंदर रख रहे हैं तो इमेज सीधा भी बन रहा है, बड़ा। यानी कि किसी भी चीज़ को जूम करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, तो कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, जूम। याद रखना, जूम करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो कैसा इमेज होगा, जूम करके देखेंगे तो कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। अब बताइए कि हमको अगर निकट दृष्टि दोष हुई, निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि कहाँ का नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर का नहीं दिखता है तो हम कैसे करेंगे उसको, अब पास का नहीं दिखता है तो कैसे करेंगे। तो दूर के लिए क्या करना है, हम कहाँ का नहीं दिख रहा है, दूर का। ठीक है, तो दूर को क्या ला के देखना है, पास ला के देखना है। तो दूर को पास ला के देखना है तो कौन सा, कनकेव। और किसी चीज़ को बड़ा करके, पास की चीज़ नहीं दिख रही है तो उसको हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करते हैं। यानी कि जब आपको शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष होगा तो वहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ होगा। अभी देखेंगे हम लोग। और कन्वेक्स कहाँ यूज़ होगा, जब पास की चीज़ आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसका एक और यूज़ क्या हो गया, किस में यूज़ होगा, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग में कहाँ नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, या फिर इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन सा यूज़ होगा, कन्वेक्स। दूर दृष्टि में क्या यूज़ होगा, कन्वेक्स। क्यों यूज़ होगा, क्लियर है ना, देख रहे हो ना, जूम करके दिखा रहा है ना, तो यहाँ यूज़ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम किस में, कनकेव में। रूल सेम रहेगा, बस हम नाम बदल दिए। क्या नाम है, कनकेव। यानी कि अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस की। यानी कि अवतल। चलो देखते हैं अवतल को। अवतल की बात करेंगे तो ये हो गया अवतल, और इसके बीच में ये क्या है, अक्ष है, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो रूल नंबर 1 कि जो O से गुजरेगा वो सीधा निकल जाएगा, यानी कि कोई भी लाइट आएगी वो यहाँ से सीधे निकल जाएगी। दूसरा रूल ये है, ये इसका क्या हो गया, F1, ये मान लो F2, ये हो गया 2F1, ये क्या हो गया 2F2। अगर लाइट आ रही है, क्या लाइट अगर आ रही है तो उसमें क्या होगा कि मगर समानांतर लाइट आ रही है तो ये इसको कहाँ से गुजरना चाहिए था, नियम से, फोकस से। लेकिन क्योंकि ये लेंस है, कैसा लेंस है, अवतल है, उभरा हुआ है, तो ये लाइट टकरा के क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। उसी तरह दूसरा भी आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। ठीक है, इसको अगर अब तो देखिए दोनों का मिलना यहाँ मुश्किल है। जब ये दोनों यहाँ नहीं मिलेंगे तो लाइट को कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे। यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट मिल गया, यहाँ इमेज कैसा होगा, आभासी, किसी भी कंडीशन में आभासी होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर लाइट लेके अगर ऑब्जेक्ट को रख देते, इन्फिनिटी ना करके रखते, तो पहला लाइट ऐसा गया सीधा,
दूसरा कहाँ से जाएगा, ओ से वो सीधा निकल गया, ओ से कहाँ गया, वो सीधा निकल गया। अब ये दोनों मिलेंगे क्या, नहीं, यानी दोनों पीछे जाएंगे, तो ये जाके कहाँ मिला, इस पॉइंट में मिला, ये हो गया बी डैश, हाँ ए डैश बी डैश, ये भी हो गया। इसका मतलब ये है, आपको बनाना नहीं है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट है वापस जा रही है, तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये कहाँ पे बन रहा है, एफ और पी के बीच में, ठीक है, पी नहीं, यहाँ पर क्या एफ और ओ के बीच में बन रहा है। साइज देखिए छोटा है कि बड़ा है, तो ए बी से साइज इसका क्या है, छोटा है, तो थर्ड कंडीशन ये है इसका, आभासी प्रतिबिंब का साइज क्या बनेगा, छोटा। अब सेम चीज ये याद रखो कि उत्तल में जब बात करे थे तो वहाँ इमेज दोनों भी बन रहा था, आभासी भी बन रहा था, वास्तविक बन रहा, लेकिन यहाँ के लिए कंफर्म है, पीएससी प्री का क्वेश्चन आ चुका है ये, कि अवतल में लेंस में क्या होता है। तो अवतल में याद रखिएगा कि हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी यानी कि वर्चुअल, फोकस और ओ के बीच में रहेगा, छोटा यानी कि स्मॉलर होगा, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब यानी कि सीधा दिखेगा। बढ़िया। अब देखो दूर का चीज पास दिख रहा है कि नहीं, दूर का चीज कहाँ दिख रहा है, पास, हाँ या ना। तो किसी दूर के चीज को पास ला के देखना हो तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे हम, कौन सा लेंस यूज करेंगे, वो कौन सा है, अवतल। यानी कि यहाँ पर आ गया कहाँ कि उल्टा कर दिया यहाँ पर, यानी कौन सा यूज हो गया, ये अवतल की कहानी कहाँ क्या है कि दूर की चीज को कहाँ ला के देखना है, पास ला के देखना है, यानी यहाँ जूम नहीं हो रहा है, पास ला के देखना है। तो इस कंडीशन में जो क्या है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए अवतल की कहानी। अब इसका यूज कहाँ होगा, दूर को कहाँ ला के दिखा रहा है, पास में, तो किस निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होगा, तो निकट दृष्टि दोष में कौन होगा, अवतल। तो ये अब बीमारी की बात करें तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में कौन सा यूज होगा, अवतल लेंस, कौन सा यूज होगा, अवतल लेंस, ठीक है, कौन सा यूज होगा, अवतल लेंस। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे, अब न्यूमेरिकल थोड़ा देखेंगे। चलिए ओवरऑल कंक्लूजन एक देख लेते हैं। तो एक तरफ क्या है, मिरर है, और एक तरफ क्या है, लेंस। यहाँ पर हो गया कनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। चलिए यूज देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो मिरर में कनकेव की बात करें तो याद रखिएगा इमेज कैसा बनेगा, बड़ा। तो बड़ा करके किसी चीज़ को देखना, वहाँ पे कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, सेविंग में, मेकअप में, ठीक है, सेविंग में, मेकअप में, और कोई भी जगह पर जहाँ पर क्या हो जाता है, इनलार्ज करके देखना होता है, लाइट्स के रूप में क्या करना, बड़ा करके देखना पड़ता है। कन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पर फार चीज़ कहाँ के दिखती है, नियर, दूर की चीज़ कहाँ दिखती है, पास में। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, गाड़ियों के दर्पण में, यानी कि रियर व्यू मिरर, रियर मिरर कहाँ पर, व्हीकल में। गाड़ियों के दर्पण जो यूज़ होता है वो कौन सा है, कन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इसी का उल्टा, कनकेव में यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी जूम दिखेगा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आपको एक बता दिया हूँ, कौन सा लेंस कहाँ का नहीं दिखेगा, कॉन्वेक्स का, दूर दृष्टि दोष में। किसी भी चीज़ को जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास में, ठीक है, टेलीस्कोप में जब दूर के पास नहीं, बड़ा करके देखने वाला, यानी कि जो एक आता है दूरबीन जो बोलते हैं जिसको, उसमें यूज़ करते हैं। कॉनकेव में क्या होगा, फार का चीज़ कहाँ दिखेगा, नियर। कहाँ यूज़ करेंगे इसको, निकट दृष्टि दोष में, यानी कि जब हमको दूर का नहीं दिखेगा। और तीसरा और कहाँ यूज़ हो सकता है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग चौराहा पे, चौराहा यानी कि पार्किंग में जो यूज़ होता है मिरर, वो हो गया। पार्किंग के मिरर में यूज़ होता है कौन सा, कॉनकेव। या फिर मेट्रो स्टेशन पे आप देखे होंगे जो उभरा हुआ कांच लगा रहा दिखता है
सिल्वर कलर का, वो क्या है, कॉनकेव है। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर मिरर और लेंस में क्या अंतर और कहाँ इसका यूज़ करते हैं। एक होमवर्क है आपका, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा यूज़ होता है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है, उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेंस फॉर्मूला देखते हैं जल्दी से, उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे बस। UV आपको क्लियर है, सब बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस का सूत्र क्या है, वो 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। लेफ्ट राइट याद कर लीजिए फिर से। अगर ये लेंस है तो इधर के सारे वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव, इधर के सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। ग्राफ पेपर आपको याद होगा, मैं बताया था, ग्राफ पेपर को याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो यहाँ से आ गया f = अब एक चीज़ इसमें और होता है m, यानी कि रेखीय आवर्धन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही है वस्तु के हिसाब से, प्रतिबिंब के हिसाब से वस्तु या वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब, तो अनुपात होता है, वहाँ पर माइनस होता था, यहाँ प्लस होता है। यही किसके बराबर हो जाएगा, h' के, ठीक है। वस्तु की दूरी ये है और ये प्रतिबिंब की, वहाँ पर मिरर में वो माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस। तो m = क्या हो गया, ये m है, v/u = h'/h। ये तब निकालते हैं जब हाइट दिया रहता है, उसके हिसाब से अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये लेंस का सूत्र हो गया। और इससे रिलेटेड आप सीधे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, इसको अगर P से डिनोट करते हैं तो P = होता है 1/f। और ये जो फोकस दूरी है ये मीटर में होता है, रट लीजिए, रट लो भाई, ये ज्ञान बड़ी ज्ञान है, ये मीटर में नहीं होगा तो काम हो जाएगा आपका। 1/f, P = क्या हो गया, 1/f, और f किस में होगा, मीटर में, ठीक है। और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। अब याद कर लो कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट किस में होता है, डायोप्टर। कब होगा, जब f क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मान लो दो लेंस है, 2 लेंस, उन दोनों को जोड़ना हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P = हो जाएगा P1 + P2, ठीक है। 2 पावर दिया है तो पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, P1 + P2। अगर 2 का फोकस दूरी दिया हो तो फोकल लेंथ दिया हो तो कैसे जोड़ेंगे, 1/f = 1/f1 + 1/f2। कितना, 1/f = 1/f1 + 1/f2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लेंस का पावर है। अब एक चीज आ गया कि मान लो 2 लेंस है, उनके बीच में दूरी दे दी गई है d। 2 लेंस के बीच में दूरी कितनी हो गई है, अगर d हो गई है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फॉर्मूला होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/2, where d is distance between 2 lenses। तो ये 3 फॉर्मूला है, इन तीनों को आप रट जाइए, समझ लीजिए कि यहाँ से पावर निकालना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed 10 centimeter in front of convex lens. The lens focal length is 15 centimeter. लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 15। देन फाइंड इमेज डिस्टेंस। एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा बना सकते हो उसमें भी, ये 10 सेंटीमीटर।
एक वस्तु उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर के सामने रखा गया है। द लेंस फोकल लेंथ, लेंस का जो फोकस दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कैसे, हिंदी में पढ़ लीजिए। एक वस्तु उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु दर्पण लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की इमेज की दूरी कितनी होगी, कहाँ होगी, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी, या प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u दे दिया है, u 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल। मन में बना लेना है इसको, यानी कि लाइट इधर से इधर जाएगी ना, यानी फोकस किधर है, राइट साइड, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। लाइट इधर जाएगी ना, किस फोकस से गुजरेगी, राइट साइड, तो फोकस दूरी कितनी होगी, पॉजिटिव। वस्तु तो हमेशा लेंस के सामने रखेंगे, तो u क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो u तो दिया हुआ है, तो इसलिए निगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही नहीं है। चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर u दिया हुआ है, तो u के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, -15 सेंटीमीटर। f कितना है, 10 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्लस। अब क्या निकालना है, b। फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। पुट कर दो, f की वैल्यू कितना है, तो 1/10 = 1/v - 1/15। ठीक है, हो गया। अब u की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर इधर आके क्या हो जाएगा, -1/10 - 1/15 = 1/v। तो 15 और 10 कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 10 3 जा 15, 2 जा = 1/v। कितना हो गया, v = +30 सेंटीमीटर। v क्या हो गया, +30। किधर बनेगा, राइट में ही बनेगा ऑफकोर्स। तो ये क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो गया इसका, 30 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया क्या, अगर नहीं आया तो देख लीजिए एक बार और, कि वस्तु की दूरी u है, क्यों निगेटिव u लिए, क्योंकि u कहाँ है, लेफ्ट साइड में। ग्राफ पेपर बताया था आपको, लेफ्ट की सारे वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव। तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले उसका निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, जो निकालना उसमें कुछ नहीं खेलेंगे, वो अपने आप आएगा। फोकल लेंथ, क्योंकि ये कन्वेक्स है, तो रट लो, नहीं याद हो रहा है, कन्वेक्स में f क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव में f क्या होता है, निगेटिव। पावर में याद काम आएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले बार आया था एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कॉनकेव है, पिछले बार का फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ है, f कितना है, 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस i का, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या है, v दे दिया है 10 सेंटीमीटर। v कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आपको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। अब लेंस कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में आभासी बनता है, हाँ या ना, यानी कि ये इधर साइड बनेगा, किधर साइड बनेगा, इधर साइड बनेगा, यानी f भी इधर है और v भी इधर है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, लाइट, सॉरी, यहाँ से ये लाइट इधर पर आया और ये क्या हो गया, पीछे गया, और इसके बाद ये सामने आया, यानी कि ये इधर पीछे चला गया। तो ये इमेज बन रहा है कहाँ, पीछे जा रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू f की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पर वैल्यू f की क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस कारण से अब क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से कॉपी निकालिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। v दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, u = 30 सेंटीमीटर।
सेम क्वेश्चन इसके पहले किए थे, उसी तरह सॉल्व होगा, बना लीजिए इसको। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, तो इसके हिसाब से ऑफ कोर्स v क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू होगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए, कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, बना लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और एंड करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है किसका, पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चंस को करते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन में दिया है कि टू लेंस हैविंग पावर ऑफ 2.5D एंड -2.5D, 2.5D एंड -2.5D, ठीक है, -1.5D। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या कह सकता है कि फोकल लेंथ निकालिए। किसका फोकल लेंथ निकालना है, कॉम्बिनेशन का। तो टू लेंस हैविंग अ पावर 2.5D एंड 1.5D, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो लेंस का शक्ति कितना दिया हुआ है, 2.5D और -1.5D, लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले P इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, यानी 2.5 माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, -1.5, तो टोटल कितने हो गया, 4। तो 4D आ गया टोटल पावर। तो P इक्वल टू हम जानते हैं 1/F होता है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/P इज इक्वल्स टू 1/4, तो 0.25 क्या, मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। अब F पॉजिटिव आ गया, F क्या आ गया, पॉजिटिव। अब पूछेगा ये कौन सा लेंस है, F पॉजिटिव किस में होता है, किसमें, कॉन्वेक्स में। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख लो और कुछ बदलता हूँ मैं इसमें और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर दे दिया है माइनस और इसको हटा दिया है। अब क्या होगा, अब क्या करो, यहाँ पर आ गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 0 यानी कि 1, -1D। कितना है, -1D। तो फोकल लेंथ क्या हो गया यहाँ, F इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1D, सॉरी -1 मीटर। अब -1 मीटर है, इसका मतलब है कि ये कौन सा लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ निगेटिव, यानी ये क्या हो गया, कॉनकेव। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है तो फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू, इतना हार्ड आएगा नहीं, P1 प्लस P2, सॉरी 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस DF1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर में दिया हुआ है 10th के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए। क्लियर है, क्या याद रखना है, बस इसमें लर्न क्या करना है उसको देखिए, उसको बता रहा हूँ फाइनल, और एंड करते हैं इस टॉपिक को। एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं, उसको याद कर लो कि लेंस दो हो गए, कौन सा, कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, ये लेंस की बात है ना, लेंस की। तो कॉनकेव में F क्या ले लेते हैं, निगेटिव जनरल कंडीशन में, और यहाँ पर F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसको तो घुमा के समझ लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। और ग्राफ पेपर को आप याद रखिए, इधर के सारे वैल्यू नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव। इसी तरह हाइट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर हाइट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू माइनस प्लस v/u इज इक्वल्स टू h'/h। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी समय आपको लगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर लाइट के सेक्शन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको आज बता दिया हूँ, आप इस सारे क्वेश्चन को करिए, जो डाउट होगा बताइए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।